देखो हमने क्या पढ़ लिया था, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ लिया, ठीक है इतनी बात। और वेव फ्रंट्स का शेप जब डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अक्रॉस वेव फ्रंट क्या करता है, पास करता है, ठीक है इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इंटरफेरेंस, ठीक है। पहले इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, फिर डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन। तो लिखो जरा, लिखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लिखो interference is redistribution of amplitude, energy or intensity of light at a point or in region of space when two or more waves which are coherent superimpose मैंने क्या कहा कि किसी रीजन ऑफ स्पेस में अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। कौन सी वेव्स? कोहेरेंट वेव्स, ठीक है। तो उस रीजन में एम्पलीट्यूड, एनर्जी और इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ जगहों पर एनर्जी बढ़ जाएगी, कुछ जगहों पर एनर्जी क्या कर जाएगी, घट जाएगी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेरेंस। अब क्यों ऐसा होता है वही हमें पढ़ना है सारा का सारा, ठीक है इतनी बात। अब जरा एक काम करते हैं, मेरे पास मान लो दो वेव्स हैं। अच्छा पहले मैं बता दूं व्हाट इज कोहेरेंट वेव, क्योंकि वर्ड क्या है यहाँ पर, कोहेरेंट है ना, ठीक है। मैंने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा कोहेरेंट वेव्स जब सुपर इम्पोज करते हैं किसी जगह पर तो हम उसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है इतनी बात। तो लिखो जरा, कोहेरेंट वेव्स आर वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंट वेव्स आर वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब कोहेरेंट वेव्स कैसी वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम, ठीक है इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप देखो, सपोज मेरे पास दो वेव्स हैं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा 1t प्लस k1x, दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t प्लस k2x, ठीक है। क्या ये दोनों कोहेरेंट हैं? ये दोनों कोहेरेंट नहीं है भाई, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। एक की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और एक की क्या है, ओमेगा 2, ठीक है। ये दोनों वेव्स कैसी है, इन कोहेरेंट। तो ये कोहेरेंट नहीं, पहले मैं इनका सुपरपोजिशन बता रहा हूँ, ठीक है इतनी बात, फिर कोहेरेंट का, ठीक, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा इंटरफेरेंस और कोहेरेंट वेव्स के सुपरपोजिशन में क्या होता है और इनकोहेरेंट के सुपरपोजिशन में क्या होता है। अब आप मान लो पहली वेव यहाँ से स्टार्ट हुई S1, दूसरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई S2 और ये इस जगह पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं पॉइंट P पे। तो ये वेव चला कितना, x1 और ये वेव चला कितना, x2 इन टाइम t, और दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ठीक है इतनी बात। अब आप एक बात बताओ, फेज ऑफ वेव 1 एट दिस प्लेस, इस जगह पर वेव 1 का फेज क्या है, फेज क्या होता है, ये वाला एंगल,
ये तो अंदर एंगल आता है वेव के, ठीक है। इतनी बात। अब कितना हो गया, ओमेगा 1 टी प्लस k1 x1। दूसरे वाले का क्या हो गया, phi 2 इज ओमेगा 2 टी प्लस k2 x2। ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का फेज डिफरेंस देखूं, ठीक है, इतनी बात। phi is what, phase difference, that would be phi 2 minus phi 1 या phi 1 minus phi 2, जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है, इतनी बात। अब जरा करके देखते हैं। phi किसके बराबर आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी प्लस k2 x2 माइनस k1 x1। ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया भाई, ठीक है। पॉइंट पी पे क्या आ गया, ये फेज डिफरेंस। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से जो यहां पर वेव बना, लेट दैट बी वाई। अब उस वाई का मुझे क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है, इतनी बात। तो एम्पलीट्यूड कैसे बताते हैं, फेजर से बताते हैं। फेजर आता है सबको, नहीं आता होगा फेजर ना। आपने एसी वाले चैप्टर में फेजर पढ़ा होगा, वेव वाले चैप्टर में फेजर पढ़ा होगा, कई जगह फेजर पढ़ा होगा, ठीक है। चलो मैं बताता हूं। आप ऐसा मान लो कि फेजर क्या होता है, वेक्टर सम होता है एम्पलीट्यूड्स का, ठीक है। किसका सम होता है, वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ठीक है। कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। अब जरा देखो, मैंने क्या करा, पहली वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, ठीक, ये a1। दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड ये रहा, दैट इज a2। और a2 और a1 के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 5। कितने का है, 5। यही दे रखा निकाला हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मुझे क्या देगा, इस वेव का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्लियर, इतनी बात। तो जरा निकालते हैं इसे, ध्यान से देखो क्या आएगा। अगर मैं निकालता हूं इसे, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा ए, और उसका फेज पहले वाले के रिस्पेक्ट में डेल्टा। अब जो ए आएगा वो कितना आएगा, जरा देखो। ए इज इक्वल टू अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यही आने वाला है कि नहीं आने वाला, पहले बता दो मुझे। यही आएगा, और जो डेल्टा आएगा, ये tan डेल्टा इज a2 sin फाइव अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइव। पढ़ा हुआ हमने वेक्टर सम ऐसे ही होता है, हाँ या नहीं। अब ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इतनी बात। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, इन दोनों के सुपरपोजिशन से, ठीक है। इन दोनों के सुपरपोजिशन से ये हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। अब खेल देखो, खेल यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, इसमें a1 और a2 तो फिक्स है, लेकिन ये जो फाई है, ये है फाई। ये फाई टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो x2 x1 फिक्स है, k1 k2 फिक्स है, मतलब ये चीज तो कांस्टेंट है, फिक्स है। लेकिन ये ड्रामा टाइम के साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड यहाँ पर p वाले पॉइंट पर समय के साथ क्या करेगा, चेंज करता है। टाइम 0 पे कुछ अलग, टाइम 1 सेकंड पे अलग, टाइम 2 सेकंड पे अलग, टाइम 3 सेकंड पे अलग, ठीक है। तो हुआ तो यहाँ पर भी सुपरपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर हमें जो एम्पलीट्यूड दिखाई पड़ेगा वो एक यूनिक एम्पलीट्यूड दिखाई नहीं पड़ेगा। दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। तो इसको हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस कहते हैं, लेकिन सुपरपोजिशन को इंटरफेरेंस
प्रॉपर सस्टेन्ड वाला तब कह सकते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर जगह पर एक ही एम्पलीट्यूड दिखाई पड़े जो कि समय के साथ वेरी ना करे, या एक ही इंटेंसिटी दिखाई पड़े जो समय के साथ वेरी ना करे। ठीक है, इतनी बात। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फाई है ये किसका फंक्शन आ रहा है? टाइम का फंक्शन आ रहा है। टी की वैल्यू बदलेगी तो फाई की वैल्यू बदलेगी, फाई की वैल्यू बदलेगी तो कॉस फाई की वैल्यू बदलेगी, कॉस फाई की वैल्यू बदलेगी तो ए की वैल्यू क्या करेगी? टाइम के साथ बदलेगी। क्लियर है इतनी बात? अरे ठीक है यार। तो क्या कहानी आ गई? अगर मैं इसकी इंटेंसिटी कहूँ I1 है और इसकी कितनी है I2, तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड आया वो ए आया और इंटेंसिटी कितनी है आई। तो इंटेंसिटी भी किसका फंक्शन हो जाएगा बेटा? टाइम का फंक्शन हो जाएगा। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है जो इंटेंसिटी आएगी रिजल्टेंट या जो एम्पलीट्यूड आएगा तो समय के साथ क्या करेगा? बदलेगा। ठीक है। अब यहीं पर एक चीज और बता देता हूँ। ये फेज है, ये हिस्सा फेज का कहलाता है टेम्पोरल फेज। क्या कहलाता है? तो समय के ऊपर डिपेंड करेगा। टेम्पोरल फेज। और ये कहलाता है स्पेशियल फेज जो पाथ के ऊपर डिपेंड करे। स्पेशियल फेज डिफरेंस, दोनों ही फेज डिफरेंस। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि फाई किसका फंक्शन आया? टाइम का। फाई अगर टाइम का फंक्शन आया तो ए और आई भी किसके फंक्शन हो गए? टाइम के फंक्शन हो गए। मतलब जो पैटर्न हमें दिखाई पड़ेगा पर्टिकुलर पोजीशन पर वो समय के साथ क्या करेगा? वेरी करेगा। एम्पलीट्यूड भी, इंटेंसिटी भी। ठीक है, इतनी बात। तो जरा इतनी बात पहले नोट करो, फिर लिखा रहा हूं। कर लिया सबने नोट? कर लिया भाई चैट बॉक्स में? ओए जल्दी बताओ, कर लिया? ठीक है, अब लिखो जरा। लिखो इन दिस केस, इन दिस केस phi is function of time. Phi is function of time. Therefore, amplitude and intensity at point P amplitude and intensity at point P will vary with time. हाँ या ना? Such superposition is not sustained interference. Such superposition is not sustained interference. हर्ष, मैंने क्या कहा कि इस केस में फाई टाइम का फंक्शन है, इस वजह से एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड करेंगे और ऐसे सुपरपोजिशन को हम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं कहते हैं। यही बोला मैंने। अरे यस और नो? हर्ष बात क्लियर है तो यस लिख दे भाई। हाँ, पी पर इंटरफेरेंस हमारा सस्टेन्ड नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार दोबारा सुन लो। मैंने क्या कहा? इन दिस केस फाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विल बी आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। अब इसका मतलब वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट मींस सच सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज नॉट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। इतनी सी बात बोली मैंने। क्लियर है अब? अरे अब क्लियर है? लिख लिया सबने? ठीक है। अब जरा देखो, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए पी पॉइंट पर एक फिक्स एम्पलीट्यूड हो, फिक्स इंटेंसिटी हो। तो पी पॉइंट पे फिक्स एम्पलीट्यूड और फिक्स इंटेंसिटी तभी हो सकती है जब फाई टाइम का फंक्शन ना हो, फाई क्या आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। हाँ या ना? तो लिखो जरा, लिखो फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी। अब एट पॉइंट पी या किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इतनी बात। फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस
एट एनी पॉइंट, एट पॉइंट P ना लिख करके हम कहते हैं एट एनी पॉइंट, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट phase difference should be constant, not function of time. Phase difference should be constant, not function of time. बात समझ में आ गई? अगर कांस्टेंट होगा तो cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. cos phi की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. तो मैंने क्या कहा? फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एट एनी पॉइंट फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट. ठीक है, इतनी बात. अब फेज डिफरेंस कांस्टेंट कब हो सकता है वो भी देख लो, जब ओमेगा 2 और ओमेगा 1 क्या होंगे? बराबर होंगे. हाँ या ना? मतलब जो सुपर इम्पोज कर रही है वेव्स उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो, यानी कि क्या हो? कोहेरेंट हो. तो लिखो जरा, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस टू मेक फेज डिफरेंस कांस्टेंट at particular point, to make phase difference constant at particular point, superposing waves should have same frequency. Superposing waves should have same frequency. हाँ या ना? सुपरपोजिंग वेव्स की क्या होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. पक्का क्लियर है? दैट इज सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट. सुपरपोजिंग वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट. क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? तो कोहेरेंट की जरूरत क्यों पड़ी वो समझ में आ गया. ठीक है, अब एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं. तो बेसिक चीज क्या हो गई? इंटरफेरेंस दो या दो से ज्यादा वेव्स का सुपरपोजिशन होता है. कौन सी वेव्स का? जो क्या है? कोहेरेंट है. ठीक है, इतनी बात. तभी और इसी वजह से किसी भी पॉइंट पे जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर आपको फेज डिफरेंस क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा. क्लियर है इतनी बात? एन वाली वैल्यू समझ नहीं आई ऋषभ? ये भगवान भाई, ये दो वेक्टर हैं A1 और A2 और ये रिजल्टेंट वेक्टर है. पैरेललोग्राम लॉ लगा दे. जो रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आता है विद दिस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? tan डेल्टा. और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, मैंने तो लिख दिया जबरदस्ती में. ना लिखता तो भी यही बात होती. यानी कि वेक्टर आता ही नहीं तो जैसे रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता ही नहीं रिजल्टेंट किधर जा रहा है. अब क्या कहानी? इतनी बात हो गई, कोई इशू नहीं इसमें. दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस for sustained interference superposing waves must have same plane of polarization, must have same plane of polarization. अब देखो ये वर्ड ना हमने 11th क्लास वाली वेव्स में नहीं यूज करा था, क्योंकि अब एक बच्चा बोल रहा है सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? सस्टेन्ड का मतलब डिक्शनरी देखी कभी? सस्टेन्ड 12वीं पास हो गए लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती है ना. बता देता हूँ भाई, सस्टेन्ड का मतलब होता है किसी भी जगह पर जो भी चीज है वो क्या हो जाए? फिक्स हो जाए. तो मतलब अगर पॉइंट P पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया? फिक्स हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? सस्टेन्ड. या इंटेंसिटी फिक्स हो गई तो उसको क्या कहेंगे? सस्टेन्ड कहेंगे. लास्ट लाइन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है इतनी बात. तो जब टाइम का फंक्शन था तब सस्टेन्ड नहीं था, क्योंकि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या कर रहा था? समय के साथ बदल रहा था. लेकिन जब ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये चीज जीरो हो गई, तो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी पर्टिकुलर जगह पर क्या हो गई? फिक्स हो गई. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सस्टेन. और इससे पहले मैंने क्या पॉइंट बोला था? सुनो, लिखो जरा, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस सुपरपोजिंग वेव्स must have same plane of polarization, must have same plane of polarization. ये बात लाइट में आती है, साउंड के इंटरफेरेंस में नहीं आती है, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनली पोलराइज होता है, चाहे कोई भी साउंड हो. लेकिन लाइट
क्या होता है, अनपोलराइज्ड होता है। तो वहां पर जो सुपरपोजिशन हम पढ़े तो ये होना चाहिए कि दोनों लाइट्स जो सुपर इम्पोज कर रही हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होनी चाहिए। अब दूसरी चीज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब आते हैं मेन काम पे, ठीक है ये तो हो गया। अब जरा देखो, हमारे पास एक वेव है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, दूसरा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। यार अब ध्यान दो भाई, इस वाले का इंटेंसिटी I1 proportional to A1 square, I2 proportional to what, A2 square, इंटेंसिटी मिलेगी। क्योंकि पोलराइजेशन पढ़ा नहीं है तो उस चीज को एक्सप्लेन करना दिक्कत है। अब जरा देखो, ये हमारे पास दो वेव्स हैं, मान लो एक वेव ये S1 यहां से स्टार्ट हुआ, एक वेव S2 यहां से स्टार्ट हुआ, और इस पॉइंट पे सुपरपोजिशन देख रहे हैं P, ये x1 ये x2 एट व्हाट टाइम t। अब अगर मैं फेज देखूं पहले वाले का, दूसरे वाले का देखूं, ये आया कि नहीं आया, यही आ रहा है, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो, अब अगर मैं फेज डिफरेंस देखता हूं इस जगह पर, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस एट दिस प्लेस विल बी के this is phase difference and this is path difference. Delta x is what, path difference. Clear है इतनी बात। अब एक बात बताओ, क्या ये फाई टाइम का फंक्शन है, क्या ये फाई टाइम का फंक्शन है, नहीं है भाई, हाँ या ना। तो अब ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है फाई पॉइंट पी पर। तो जो इस जगह पर एम्पलीट्यूड आएगा या जो इंटेंसिटी आएगी वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी। तो अब जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ रहा है दैट इज a इज इक्वल टू अंडर रूट ये आया कि नहीं। अच्छा इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, k को हम लिख देते हैं 2 पाई का लैम्डा इनटू डेल्टा x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे k इज व्हाट, एंगुलर वेव नंबर, ठीक है इतनी बात। अब ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया इस जगह पर, क्लियर है, एम्पलीट्यूड आ गया। अब इंटेंसिटी की बात करें, मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, a स्क्वायर यार, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो I1 इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट इनटू A1 स्क्वायर, तो उस कांस्टेंट को मैंने ले लिया C ऐसा। अब जो रिजल्टेंट वेव आई उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये, ठीक है, मैंने दोनों साइड C से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे कर दिया भाई। अब जरा देखो, सी ए स्क्वायर इज आई, दिस इज I1, दिस इज I2 प्लस, अब जरा देखो A1 को क्या लिख सकते हो, A1 को लिख सकते हो अंडर रूट I1 बाई अंडर रूट सी, लिख सकते हो कि नहीं। A1 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट सी। A2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट I1 I2 अपॉन अंडर रूट सी। तो नीचे रूट सी दो बार आ गया, तो क्या हो जाएगा C, और ऊपर वाले C से क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ गया 2 अंडर रूट I1 I2 cos पाई, ये आ गया इंटेंसिटी।
आगे कि नहीं आगे भाई? आगे भाई? ये हमारे पास क्या आ गया? इंटेंसिटी। क्लियर है? कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं। अब आगे बात करें। और जो भी एम्पलीट्यूड है पर्टिकुलर जगह पर वो क्या है? फिक्स है। जो भी इंटेंसिटी है पर्टिकुलर जगह पर क्या है? फिक्स है, मतलब सस्टेन्ड है। ठीक है, इतनी बात। अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। मतलब किस जगह पर इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या करेगा? मैक्सिमम हो जाएगा सुपरपोजिशन के बाद, और किस जगह पर क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो लिखो जरा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर इंटरफेरेंस। अब जरा देखो, फॉर मैक्सिमा मैक्सिमा के लिए cos फाई क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तभी आ पाएगा। अरे एम्पलीट्यूड तभी मैक्सिमम हो पाएगा जब cos फाई क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी कि फाई इज इक्वल टू 2n फाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ या ना? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पर क्या होगा? cos फाई की वैल्यू +1 होती है, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +1 हो सकती है। अब ये तो हो गया फेज डिफरेंस के टर्म में। अगर पार्ट डिफरेंस के टर्म में लिखे तो यहाँ पर आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई। तो जरा देखो यहां से क्या आया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस कहीं पर n लैम्डा के बराबर होगा तो क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा। हाँ या ना? और मैक्सिमा जब आएगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी a1 plus a2 and maximum intensity will be अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है भाई, ये आ गया। या वैल्यू डाल दो फाई की, +1 डाल दो दोनों जगह, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब आ जाते हैं हम कंडीशन फॉर मिनिमा। मिटा दो इसे। अब कंडीशन फॉर मिनिमा। और मिनिमा, मिनिमा के लिए देखो बेटा, cos फाई इज इक्वल टू -1, यानी कि फाई इज इक्वल टू 2n +1 पाई या -1 पाई, जो मर्जी आप कर लो। अगर एन आप 0 से शुरू करते हो तो +1, एन अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो -1, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तब cos फाई की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। अब फाई को क्या लिख सकते हैं पार्ट डिफरेंस के टर्म में? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो? आ गया भाई? दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस। दूसरी चीज, एम्पलीट्यूड जो आएगा मिनिमम, वो आ जाएगा मॉड ऑफ a1 माइनस a2, या आई मिनिमम अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक। अब एक चीज देखो, सारे मैक्सिमास इक्वली ब्राइट हैं या नहीं? ये सारे मैक्सिमास पर क्या हो रही है? एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फिक्स है। सारे मिनिमास इक्वली डार्क हैं या नहीं? कह सकते हैं ऐसा? तो लिखो जरा, लिखो, ऑल मैक्सिमास आर इक्वली ब्राइट as well as all minimas are equally dark. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब होता क्या है, स्पेस में कुछ जगह पर एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ जगह पर एनर्जी क्या कर जाती है? घट जाती है, सुपरपोजिशन जब वेव्स का होता है। तो एक्चुअल में इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। मतलब दोनों की एनर्जी कुछ जगहों पर बढ़ी, कुछ जगहों पर क्या कर गई? घट गई। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो लिखो जरा, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है भाई, इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एक चीज और लिखो, फॉर गुड कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये सिर्फ गुड कंट्रास्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इतनी बात। फॉर गुड कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। गुड कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब है आपको बिल्कुल पता चलना चाहिए कि ये मैक्सिमा है, और आपको बिल्कुल पता चलना चाहिए कि ये वाली पोजीशन मिनिमा है। आप एक काम करो, आपने A1 ले लिया 1000 और A2 ले लिया 1, ठीक। अब एक बात बताओ, व्हाट वुड बी एम्पलीट्यूड ऑफ मैक्सिमा? 1001 एंड व्हाट वुड बी एम्पलीट्यूड ऑफ मिनिमा? 999, है ना? तो एक बात बताओ, क्या आप खास अंतर कर पाओगे नेकेड आई से? ये दोनों लगभग लगभग क्या सेम एम्पलीट्यूड है, हाँ या ना? तो अब आप एक काम करो, अगर आप इसको भी क्या कर दो, 1000 कर दो, व्हाट वुड बी मैक्सिमा एंड व्हाट वुड बी मिनिमा? बाकायदा अलग अलग दिखाई पड़ेंगे। मिनिमा बिल्कुल ही क्या दिखाई पड़ेगा? 0, और मैक्सिमा बिल्कुल ही क्या दिखाई पड़ेगा? मैक्सिमम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। तो गुड कंट्रास्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड्स सुपरपोजिंग वेव्स के क्या होने चाहिए? नियरली सेम होने चाहिए। हालांकि सेम नहीं भी है तो भी इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वहां पर हमें जो इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा वो क्या कहते हैं? अच्छा दिखाई, हम मतलब अंतर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो मैंने क्या लिखा? फॉर गुड कंट्रास्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, amplitudes of superposing waves should be nearly same, ठीक है, इतनी बात। क्लियर है? एम्पलीट्यूड्स क्या होने चाहिए? नियरली क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इंटरफेरेंस नहीं बनता, नियरली सेम ना हो तो तब भी बनता है, लेकिन उसमें कंट्रास्ट अच्छा नहीं। अब एक चीज और लिखो, फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी फ्रिंज विजिबिलिटी भी कंट्रास्ट ही मेजर करता है भाई, ठीक है, कि कितना अंतर है मैक्सिमा और मिनिमा में। तो फ्रिंज विजिबिलिटी को हमने कैसे डिफाइन करा? एफ से डिनोट कर रहे हैं, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। अब आप एक बात बताओ, अगर आई मिनिमम 0 हो जाए तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? और आई मिनिमम 0 कब होगा? जब A1 और A2 क्या होंगे? बराबर होंगे। अरे भाई आई तो फ्रिंज विजिबिलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब बहुत बढ़िया कंट्रास्ट है। अदरवाइज तो हमेशा ही 1 से क्या आएगा? कम आएगा।
अरे न्यूमरेटर इज लेस देन व्हाट, डिनोमिनेटर, हाँ या ना, ठीक है। तो लिखो जरा, मैक्सिमम फ्रिंज विजिबिलिटी इज 1, maximum fringe visibility is 1 when I minimum is equal to 0, that is A1 is equal to A2. हाँ या ना, ठीक है। तो हमने इतनी बातें पढ़ ली, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि हम कैसे ये बात पता कर पाए कि भाई जो हम ये कह रहे थे कि इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन व्हाट, या सुपरपोजिशन इज बेस्ड अपॉन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कैसे हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। इतनी बात ये देख लेते हैं। अब जरा देखो कैसे, अगर हमारे पास पहली वेव थी उसका एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरी वेव थी उसका एम्पलीट्यूड A2 था, ठीक है, इतनी बात। और जो फेज डिफरेंस आया पहले मैंने कैसा लिया, इनकोहेरेंट लिया, क्या लिया, इनकोहेरेंट। इसमें जो फेज डिफरेंस आया था वो आया था हमारे पास ω2 माइनस ω1 इंटू टी प्लस के x2 माइनस x1, ऐसे कुछ आया था, या k2 x2 माइनस k1 x1 जो भी है, ठीक है, इतनी बात। ऐसा है, ये इनकोहेरेंट के लिए है, ठीक है। चलो किसी समय पे एम्पलीट्यूड किसका फंक्शन था, टाइम का, कितना था, a इज इक्वल टू अंडर रूट लेकिन ये एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, समय के साथ उसी जगह पर क्या कर रहा है, बदल रहा है। अरे कांस्टेंट नहीं है एम्पलीट्यूड, क्यों, क्योंकि फाई इज फंक्शन ऑफ व्हाट, टाइम। सेम वे इंटेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा आया था हमारे पास, ये दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है, कांस्टेंट नहीं। अब अगर मैं उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर मैंने सुपरपोजिशन कराया इंटेंसिटी जानना चाहता हूँ, एवरेज वाली, क्योंकि ये तो टाइम का फंक्शन है। अरे एक बात बताओ, फाई की वैल्यू समय के साथ क्या कर रही, बदल रही है, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू समय के साथ बदल रही है, तो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, बदल रहा है, इंटेंसिटी क्या कर रही है, बदल रही है। तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं कह सकता, हाँ कह सकता हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन वो समय के साथ क्या कर रहा है, बदल रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो समय के साथ बदल रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एवरेज वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर कोई भी फंक्शन है y is a function of time, तो I can calculate its average value। कैसे, y का एवरेज क्या होता था, याद करो, इंटीग्रेशन ft dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन टाइम इंटरवल ti से tf, ti से t, ऐसा होता था कि नहीं होता, एवरेज ऐसे निकालते हैं। तो जरा एवरेज निकाल लेते हैं एक बार, इंटेंसिटी का एवरेज निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, I1, और इसकी कितनी थी, I2, ठीक है। चलो तो I एवरेज फंक्शन ऑफ टाइम है, तो मैं एवरेज निकालूंगा, विल बी इंटीग्रेशन I dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। एक बात बताओ, I1 I2 2 अंडर रूट I1 I2, ये तो कांस्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है, सिर्फ फाई, हाँ या नहीं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई वेरी करता है तो उसका एक क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कुछ, कॉस थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई, हाँ या ना, ठीक है, इतनी में साइन थीटा का क्या होता है, 2 पाई, इसी टाइप से होता है। तो अब अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट करूंगा तो 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये करने वाला कर देते हैं भाई, कितना हो गया, इंटीग्रेशन I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi dt अपॉन 1 टाइम पीरियड, और ये भी कितना, 1 टाइम पीरियड, इसके लिए एवरेज निकालता हूं।
ठीक है, इतनी बात। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका टाइम पीरियड, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ, आई एवरेज, ध्यान सुनना, हालांकि मुझे बताना नहीं चाहिए था, बता ही देता हूँ। I1 dt, पहले ये इंटीग्रेट होगा, I1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का क्या आ जाएगा, t अपॉन t, t से t कट जाएगा, क्या आ गया, I1 आ गया, प्लस I2 dt, I2 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने, ये आ गया, हाँ या ना। अब cos 5 dt इसका इंटीग्रेशन, हमारे पास मैथ्स वाले कितने हैं एक टाइम पीरियड के लिए, मैथ्स वाले कितने लोग हैं यहाँ पर, है कोई मैथ्स वाला, 1 2, हाँ आंसर बताओ क्या आएगा। साइन ही आएगा। हाँ भाई, चैट बॉक्स में जितने लोग हैं नॉन मेड वाले वो आ जाओ फटाफट जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन करना, आंसर बताओ। 0 आएगा। cos phi dt, cos फंक्शन cos phi dt का मतलब क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व फॉर वन टाइम पीरियड। व्हाट वुड बी द एरिया अंडर द कर्व फॉर वन टाइम पीरियड, 0 आएगा कि नहीं आएगा। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना यार, थोड़ा तो मैथ्स आती होगी। ठीक है, तो ये टर्म अपने आप ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म अगर 0 होती है तो अब जरा बताओ, एवरेज इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2, एनर्जी कंजर्वेशन, I1 और I2 एनर्जी दी थी हमने, और उस जगह पर आई कितनी, I1 प्लस I2। आ गया कि नहीं आ गया। अरे निकम्मो, ठीक है, मेडिकल वालों के लिए नहीं था ये, ठीक है, बस मुझे ये प्रूव करना था। अगर बोल देता कि एनर्जी कंजर्वेशन है तो मेडिकल वालों को तो याद रखना है, ठीक है, लेकिन मैंने मैथ्स वालों के लिए बताया था। आपको पता होना चाहिए यार, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर व्हाट, पीरियोडिक, बाउंडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन और कॉस पीरियोडिक ही होते हैं। अगर मैं इसका एवरेज लेता हूं, एक बात बता, एवरेज करंट फॉर एसी सोर्स क्या होता था, एक टाइम पीरियड में तो 0 होता था, हाफ में निकालते थे, फिर क्यों नहीं निकालते थे हम, तो वही कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। तो I1 प्लस I2 आ गया। ठीक है, तो जरा देखो एनर्जी कंजर्वेशन प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है भाई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर इनकोहेरेंट सोर्सेस बहुत सारे होते, क्या होते, बहुत सारे होते। चलो इसको नोट कर लिया सबने, नोट करो फटाफट, कर लिया, लिखो, इफ देर आर लार्ज नंबर ऑफ इनकोहेरेंट सोर्सेस, if there are large number of incoherent sources each having amplitude a naught, intensity I naught, each having amplitude a naught, intensity I naught, then on superposition I average is equal to n I naught, जितने भी होते हैं, हाँ या ना। अगर n सोर्सेज होते इनकोहेरेंट I naught वाले, तो उन सबका क्या सम आ जाता कि नहीं आ जाता। तो लिखो I average is equal to n I naught, तो I average कितना आ गया, n I naught, और जो एम्पलीट्यूड आता रिजल्टेंट का, तो दोनों साइड अंडर रूट हो जाता है, तो a naught अंडर रूट n, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो। अरे पक्का ठीक है। अब ये बात हो गई, क्लियर है। तो ढंग से करना है सारी चीजों को, ठीक है, ऐसे नहीं हवा में नहीं उड़ाना है। बढ़ जाए आगे, अब आ जाओ मेन काम पे। हम बार बार ये कहते रहे कि दो या दो से ज्यादा कोहेरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन विल लीड टू व्हाट, इंटरफेरेंस पैटर्न, यही कह रहा हूं मैं बार बार। तो अब सबसे पहला इशू है कि कोहेरेंट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी या कोहेरेंट सोर्सेस कैसे प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। मैंने तो एक बेसिक थ्योरी पढ़ाई आपको
ठीक है, लिखो जरा, लिखो मेथड्स टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखो, कोई भी दो डिफरेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। मतलब ये दोनों ट्यूबलाइट कतई कोहेरेंट नहीं है। अगर कोहेरेंट होती है ना तो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। ठीक है, इतनी बात, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मतलब आप एक काम करना, अगर मैं इस बोर्ड को ना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, पैटर्न दिखता है? नहीं, ब्लैक में नहीं दिखता, नहीं दिख रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया। पीछे लाइट जलाना जरा। नहीं आ रहा है, दिखा रहा है, चलो बंद कर दे लाइट। एक्चुअल में यहाँ पर ना कुछ ब्लैक सी ना लाइनें बनती हैं, और वो लाइनें ऐसे ऊपर नीचे चल रही हैं, अगर आप ध्यान से देखो। मतलब आज तो नहीं हो रहा है, कई बार हुआ है ऐसा। ठीक है, इतनी बात। अब वो क्या होती हैं? इनकोहेरेंट सोर्सेज होती हैं। इसीलिए पैटर्न किसी जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा एक काली सी लाइन दिखाई पड़ी, और वो लाइन यहाँ से थोड़ी देर बाद क्या होगी, गायब हो। तो इसी जगह पर कभी काला हुआ, कभी क्या हुआ, व्हाइट हुआ। मतलब कभी मिनिमा बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। तो दैट इज व्हाट नॉट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, क्योंकि कभी भी दो डिफरेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकती। तो लिखो जरा, सबसे पहले लिखो, टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो डिफरेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। क्लियर है? तो अब खेल क्या है, हमें कोहेरेंट सोर्स बनाना है। ठीक है, इतनी बात। तो कैसे बनाएंगे? हम एक ही सोर्स को डिवाइड करें कई डिफरेंट सोर्सेज में। तो जब सिंगल सोर्स को डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी किसका फंक्शन होता है? सोर्स का, प्राइमरी सोर्स का। तो जो छोटे छोटे बाकी सोर्सेज आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे। सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे? कोहेरेंट हो जाएंगे। तो लिखो जरा, लिखो पहला मेथड, मेथड 1, वेव फ्रंट डिवीजन। वेव फ्रंट डिवीजन। अब आप देखो एक मिनट, मान लो कार्डबोर्ड है, इसमें एक ओपनिंग ये है, एक ओपनिंग ये, एक ओपनिंग ये है। ठीक है, और हमारे पास एक वेव फ्रंट आ रहा है, कहां से? इंफिनिटी से। ये इंफिनिटी से आ रहा है वेव फ्रंट। एक बात बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है कि नहीं? येलो वाले की है। अब जब ये छोटा सा अपर्चर आएगा तो यहां से एक वेव फ्रंट ये निकला, बाकी सब ब्लॉक हो गया। एक वेव फ्रंट ये निकला, एक वेव फ्रंट ये निकला, S1 S2 S3, ये निकले कि नहीं निकले? इन तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है या नहीं है? अरे यार, इसी के बराबर तो होगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो प्रीवियस जहां से आ रहा है वहां पर डिपेंड करेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई? एफ हो गई। इसकी भी एफ हो गई, इसकी भी एफ हो गई। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? कोहेरेंट हो गए कि नहीं हो गए? हाँ या ना? ठीक है, तो पहला मेथड क्या है? हम किसी एक वेव फ्रंट को मल्टीपल वेव्स में क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इसीलिए मैंने इस मेथड को क्या नाम दिया? वेव फ्रंट डिवीजन। ठीक है, क्लियर है? अब इस पर बेस्ड हम दो तीन इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में लिखो, अभी पढ़ेंगे जब एक एक करके तब करेंगे। मैं सारे एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। वाईडीएससी, वाईडीएससी यही होता है, स्लिट्स होती हैं, स्लिट से एक ही वेव फ्रंट के दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं स्क्रीन के ऊपर क्या करता है? सुपर इम्पोज करता है। वाईडीएससी पहला। दूसरा लॉयड्स मिरर, जब पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कैसे। लॉयड्स मिरर, फ्रेशनल बाइप्रिज्म,
फ्रेशनल बाइप्रिज्म, स्प्लिट लेंस, बिलेट स्प्लिट लेंस, बिलेट स्प्लिट लेंस एटसेट्रा, इन सब में क्या डिवाइड होता है? वेव फ्रंट डिवाइड होता है। फ्रेशनल बाइप्रिज्म, बिलेट स्प्लिट लेंस, लॉयड्स मिरर, YDSC एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? वेव फ्रंट डिवीजन। अगला हमारे पास क्या आता है? एम्पलीट्यूड डिवीजन। अगला मेथड क्या आता है? एम्पलीट्यूड डिवीजन। अब एम्पलीट्यूड डिवीजन में क्या होता है बेटा? देखो, मान लो हमारे पास ही कोई थिन फिल्म है, अब ये हमारे पास एक इंसिडेंट वेव आई, ठीक है। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना? A0। अब ये इंसिडेंट वेव, यहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ये रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका A', A0 ही दो हिस्सों में टूटा है कि नहीं टूटा है? अरे वही एनर्जी दो हिस्सों में टूटी है, तो ऊपर कुछ कम एनर्जी, नीचे भी कुछ कम एनर्जी, ठीक है। इतनी बात। इसके बाद यहां भी ऐसे रिफ्रैक्शन और ये अगेन रिफ्लेक्शन। ये जो निकला, क्या निकला? मान लो ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड, एक बदलेगा ही। ये A' है, ये A डबल डैश है, ये P1 है, ठीक है। इतनी बात। कुछ भी होगा बाद में देखेंगे कैसे होगा। अब जरा देखो, ये A1 और A2 इन दोनों काम क्या ले रहे हैं? सुपरपोजिशन। हमने क्या करा? इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। एक बात बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी f थी, कहीं पर फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी? फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है? f है, और इसकी भी क्या है? f है। बस बदला क्या यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड डिवाइड करके भी हम कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बात। इसका एग्जांपल लिख लो, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, ठीक है भाई। क्लियर है? बाकी हम कल करेंगे, तब देखेंगे। कल YDSC करेंगे और लॉयड्स मिरर करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है? कतई ना करेंगे तब भी।